अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं समझ गया कि इन सिख फौजियों ने इस अफसर से मेरी बात की होगी और ये इंडियन फ़ौज का कैप्टन मेरी चेकिंग के लिए आया है। मैंने उसे ज़ोरदार सैल्यूट किया और बोला, हवालदार घनश्याम रामजाट रेजिमेंट सर। मैं किस हलाकत के सूरत हाल से दो चार था, इस लड़की को इल्म नहीं था। इतना ज़रूर हुआ कि उसकी सिसकियाँ बंद हो गई थीं और वह सहमी हुई नज़रों से हमें तक रही थी। इंडियन कैप्टन ने कहा, मैं 14 रेजिमेंट का कैप्टन जगदेश मोहरा हूँ। क्या मैं तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देख सकता हूँ? हवालदार घनश्याम राम। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। यह ज़िंदगी और मौत के दरमियान की एक बड़ी ही नाजुक और बड़ी ही मुख्तसर तरीन घड़ी थी। मुझे मालूम था कि शनाख्ती कार्ड पर फौजी की फ़ोटो लगी होती है और मेरे पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था। मेरा भांडा फूटने ही वाला था। मैं अपना हाथ इस अंदाज में जेब की तरफ ले गया जैसे मैं अपना शनाख्ती कार्ड निकालने वाला हूँ, लेकिन मेरे हाथ को खूब मालूम था कि उसे एक ही सेकंड में क्या फ़र्ज़ पूरा करना है। यह एक तरबियत याफ्ता हाथ था, इसलिए मेरे हाथ ने अपना फ़र्ज़ बड़ी खुशउसलूबी से अदा किया। हाथ कंधे से लटकती हुई ब्रेन गन पर पड़ा और दूसरे ही लम्हे जैसे बिजली कूदने लगी। मेरे हाथ में ब्रेन गन थी और उसमें से शोले उगलती शरारे उड़ाती गोलियां निकल निकल कर सामने खड़े कैप्टन और सिख सिपाहियों के जिस्मों से पार हो रही थीं। सिख फौजियों को इतनी मोहलत ही ना मिल सकी कि वो अपनी ब्रेन गनों के ट्रिगर ही दबा सकते। कमांडो कभी इतनी मोहलत नहीं दिया करते। यही उनकी ट्रेनिंग होती है और यही उनका तुरा इम्तियाज़ होता है। तीनों लड़खड़ाकर फर्श पर ऊंधे मुंह गिर पड़े। लड़की खौफजदा होकर बाहर दौड़ी तो मैंने छलांग लगाकर उसे पकड़ा और खींचता हुआ वापस ले आया। अब उसका बाहर जाना मेरे लिए भी मौत का पैगाम बन सकता था। ब्रेन गन के धमाकों की मैंने इसलिए परवाह न की क्योंकि फायरिंग की आवाज़ें ढाका की फिजाओं में गूंजती ही रहती थी। लड़की का जिस्म दहशत से कांप रहा था। वो दीवार के साथ लगी दबी दबी सिसकियाँ लेकर खौफजदा आंखों से कभी लाशों की तरफ और कभी मुझे देख रही थी। ब्रेन गन अभी तक मेरे हाथ में थी। मैंने टीवी लाउंज का दरवाज़ा बाहर से बंद किया और बरामदे के सतून के पीछे छुप कर सड़क को तकने लगा। कोई फौजी आता दिखाई ना दिया तो मैं कोठी के गेट से सड़क पर निकल गया। कुछ फासले पर एक गाड़ी दीवार के पास खड़ी थी। करीब गया तो वो एक फौजी जीप थी। यकीनन इंडियन फौज का कैप्टन जीप पर इधर से गुजरा होगा। किसी के फौजियों से मुलाकात हो गई। उन्होंने उसे मुगविया लड़की के बारे में बताया और गलबन यह शिकायत की कि एक हवालदार ने उसे छीन लिया है। कैप्टन को यकीन होगा कि इधर किसी हवालदार की ड्यूटी नहीं है। वो उनके साथ मेरी कोठी में आ गया। मैंने जीप का जायजा लिया, फिर उसे स्टार्ट किया और अपनी कोठी के गैराज में लाकर खड़ी कर दिया। मैं लंबे लंबे डग भरता बरामदे में आया। दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो लड़की गायब थी। मैं जल्दी जल्दी पूरे घर में घूम गया, लेकिन लड़की कहीं भी ना मिली। मैं नीचे तय खाने में आ गया और लड़की को आवाज़ दी कि वह मुझसे खौफजदा न हो। मैं इंडियन नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर वो तय खाने के अंधेरे कोने से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर दहशत और खौफ के साथ अब हैरत के तासुरात भी थे। आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। मैं उसे ऊपर वाले कमरे में ले आया। वो गम व अंदोह की तस्वीर बनी मेरे सामने फर्श पर बैठ गई। मैं भी उसके पास ही फर्श पर बैठ गया और उसे सरसरी तौर पर अपने हालात से आगाह कर दिया। अलबत्ता ये नहीं बताया कि दर हकीकत मैं कौन हूँ। लड़की सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आला अफसर की बीवी थी। ढाका फाल के बाद उसका खामद उसे लेकर साथ वाली कोठी में एक बंगाली के यहाँ आ गया। उस इंसान दोस्त बंगाली ने दोनों को अपनी कोठी में छुपा लिया, मगर नौकरों ने मुक्ति पाने वालों को इतला कर दिया। वो वहाँ आधम के और बंगाली अफीसर को हुक्म दिया कि जिन गैर बंगाली जोड़े को उसने छुपा रखा है उसे बाहर निकाले। अफीसर ने मजामत की तो मुक्ति पाने वालों ने उसे जख्मी करके तलाशी लिया और उन्हें घसीट कर बाहर निकाला। उसके खामद को वहीं शूट कर दिया गया और उसे अगवा करके ले जा रहे थे कि दो सिख फौजी पहुंच गए। उन्होंने इस लड़की को उनसे छीन लिया और मेरी खाली कोठी में ले आया। मैं इस लड़की और इसके खामद का असली नाम नहीं बताऊंगा। आप यूं समझ लें कि उस लड़की का नाम शहनाज था। यह लड़की कराची के आला ख़ानदान की चश्मा चराग थी और इसने अंग्रेज़ी में एमए किया था। इसके माँ बाप दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। शहनाज के हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। वो बार बार अपने खामद को याद कर रही थी। मैंने उसे सब्र करने की तलकीन करते हुए हालात की संगीनी का एहसास दिलाया और कहा कि ढाका में हज़ारों दुल्हा दुल्हनों को कत्ल कर दिया गया है और कत्ल किया जा रहा है। सारे मशरक़ी पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही है। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि किसी तरह अपनी जान बचाई जाए। मैंने किचन से पानी लाकर उसे पिलाया। रात के 2:30 बज रहे थे।
सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी और मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर सका था कि इस बदकिस्मत लड़की को लेकर कहाँ जाऊँ और मैं इसकी कहाँ तक हिफाजत कर सकूँगा। मेरी अपनी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं था कि एक शरीफ लड़की की जिम्मेदारी भी मुझ पर आन पड़ी थी। शहनाज को किचन में छोड़कर मैं टीवी लाउंज में आ गया। मैंने दोनों मरे हुए सिख फौजियों की ब्रेन गन और हिंदू कैप्टन का रिवॉल्वर उतारा और किचन में वापस आ गया। ब्रेन गन का चैम्बर तकरीबन खाली हो चुका था, जबकि दोनों सिखों की ब्रेन गनें भरी हुई थीं। शहनाज दीवार के साथ लगी फर्श पर खामोश बैठी मुझे पथरी हुई आंखों से देख रही थी। जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा बेहद गमगीन नजर आ रहा था। शहनाज का रंग खिलता हुआ था और वो एक खुशी का लड़की थी। मैंने मोमबत्ती एक तरफ प्याली में यूँ रख दी कि उसकी रोशनी बाजार वाली खिड़की और रोशनदान पर न पड़े। सुबह होने वाली थी। अगर इंडियन फौज की कोई टोली गश्त करती इधर आ निकली तो सिपाही कोठी में खड़ी फौजी जीप देखकर अंदर आ सकते हैं और फिर हमारा जो हशर होगा वो मालूम था। मेरे दिमाग में तरह तरह के मंसूबे जन्म ले रहे थे। कभी सोचता कि किसी भकारी का बेस बदल कर और शहनाज को भी भकारन बनाकर किसी कब्रिस्तान या मस्जिद में पनाह लूँ, मगर हम मुक्ति बनी वालों की तेज नज़रों से नहीं बच सकते थे। बंगाली मुसलमानों की अक्सरियत हमारी दुश्मन हो रही थी। कभी ख्याल आता कि शहनाज को जीप में साथ लेकर नेपाल की तरफ निकल जाने की कोशिश करूँ। यह बड़ा लंबा और कठिन सफ़र था। कदम कदम पर मौत फंदा लगाए हुए बैठी थी। अगरचा मैं इंडियन फौजी वर्दी में था, लेकिन किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता था। मोहम्मदपुर और मीरपुर की बस्तियों पर भी मुक्ति बहनी और इंडियन फौज का कब्जा हो चुका था। वहाँ कत्लेआम का बाजार गर्म था। बाहरी और पंजाबी औरतों को अगवा किया जा रहा था। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। शहनाज भी सरासीमा थी। उसने धीमी आवाज़ में मुझसे पूछा कि हम कहाँ जाएंगे। मैंने उठते हुए कहा, पहले तो हमें इन लाशों को ठिकाने लगाना चाहिए। मेरे बेडरूम में एक तहखाना इस मकसद के लिए बड़ी मौजूद जगह थी। चुनाचे मैंने तीनों लाशों को घसीट कर उस तहखाने में फेंका और ऊपर से लकड़ी का तख्ता जोड़कर उस पर कलीन का एक टुकड़ा बिछा दिया। मैंने शहनाज से कहा कि जब तक हमें फरार का कोई रास्ता नहीं मिलता, इसी जगह छुपे रहना बेहतर होगा। मुक्ति बनी वाले यहाँ भी आ जाएंगे। उसने कहा, यह कोठी लूटी जा चुकी है। मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल ही से इधर का रुख करेगा। यह कहकर मैंने किचन का जायजा लिया। वहाँ सिवाय चाय की पत्ती के खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। नल में पानी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। मैंने शहनाज से कहा कि फ़ौरन पानी स्टॉक कर लिया जाए। चाय की 2 केतलियाँ और एक पतीली खुदा जाने कैसे वहाँ रह गई थी। अब सवाल यह था कि शहनाज को किस जगह छुपाया जाए। मैं अपनी कोठी की छत पर पहुँच गया। आसमान पर सितारे फीके फीके से लग रहे थे और शहर की तरफ कहीं कहीं आग लगी हुई थी। नारों की आवाज़ें भी कभी कभी आ जाती थीं। पिछली रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा था। मेरी निगाह छत पर एक तरफ बनी हुई पानी की टैंकी पर जम गई। यह टैंकी काफ़ी बड़ी थी और मैंने ख़ास तौर पर बनवाई थी। मैंने टैंकी का ढक्कन हटाकर देखा। टैंकी बिल्कुल खाली थी। शहनाज को जहाँ छुपाया जा सकता था। मैं नीचे आ गया और शहनाज से कहा कि सुबह हो गई तो मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने शहर जाऊँगा। जब तक मैं वापस ना आऊँ वो ऊपर पानी की टैंकी में ही रहे। शहनाज ने कोई जवाब न दिया। अब वो जिस तरह भी मुमकिन था अपनी जान बचाना चाहती थी। दिन की रोशनी फैल गई तो मैंने शहनाज को ऊपर ले जाकर टैंकी में उतार दिया और ताकीद की कि मेरे वापस आने तक बाहर निकलने की गलती न करे। मैंने टैंकी का ढक्कन आधा खुला रखा। फिर मैं तेज़ी से नीचे आया। जिस फौजी की मैंने वर्दी पहन रखी थी उसके बटुए में 10-15 भारतीय करेंसी के रुपए वाले नोट भी थे। मैंने ब्रेन गन कंधे से लटकाई। बरामदे में आकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके चटकने लगी और जीप में जा बैठा। फिर खुदा का नाम लेकर सड़क पर निकल आया। मैं गुलशन की सुनसान सड़कों से निकलकर छावनी जाने वाली बड़ी सड़क पर आ गया। कर्फ्यू को खुले थोड़ी देर हुई थी। दुकानें बंद थीं। अक्सर दुकानें लूटी हुई थीं। ईंट पत्थर सड़क पर बिखरे हुए थे। कुछ जले हुए मकानों से अभी तक धुआं उठ रहा था। बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। चौराहे पर इंडियन फौजियों ने मुझे जीप से गुजरते देखकर सैल्यूट किया। कुछ बंगाली जिये बंगला के नारे लगाते हुए चौक में से गुजर गया। छावनी एक फरलांग दूर रह गई तो मैं फार्म गेट की तरफ घूम गया। छावनी में कसरत से इंडियन फौज मौजूद थी। मैं उधर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। यहाँ बाजार में बेकरी की एक दुकान खुली थी। मैं जीप रोक कर दुकान में दाखिल हुआ तो बंगाली दुकानदार ने मुस्कुराकर मेरा खैर मकदम किया। मैंने 2 बड़ी डबल रोटियां और कुछ अंडे खरीद कर लिफाफे में रखवाए और पैसे देकर बाहर जीप में आ गया। एक भारतीय सिपाही मेरी जीप को गौर से देख रहा था।
मुझे देखकर वो जल्दी से परे हट गया और सैल्यूट मारकर अटेंशन हो गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, इधर क्या देखते हो जंगली, तुम दुश्मन के इलाके में हो, अम्बाला छावनी में नहीं हो। इंडियन सिपाही ने एक बार फिर मुझे सैल्यूट किया और कहा, सब ठीक है सर। मैं जीप लेकर वहाँ से निकल आया। वो एक कैप्टन की जीप थी, जबकि मेरी वर्दी पर हवालदार रैंक के फीते लगे थे। किसी को भी शक हो सकता था। चुनाचे मैं ज़्यादा देर कहीं भी रुकना मुनासिब नहीं समझता था। अब मुझे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि एक बेकस लड़की की जान बचानी थी। फार्म गेट वाली सड़क से जीप निकाल कर मैं गुलशन कॉलोनी की तरफ जा रहा था। जो ही एक मोड़ घूमा, सामने सड़क पर लोगों का हुजूम सा नजर आया। करीब पहुंचा तो देखा कि मुक्ति बानी वाले 4 आदमी एक गहरे सब्ज रंग की वर्दी वाले नौजवान को संगीनों की नोक पर सड़क के किनारे दरख्तों की तरफ ले जा रहे हैं। बंगाली नारे मार रहे थे, पंजाबी को मारो। मैंने बदकिस्मत नौजवान को वर्दी से पहचान लिया कि वो पाक फौज का सिपाही है। मैं उसे मुक्ति बानी के हाथों मौत के घाट उतरते नहीं देख सकता था। मुक्ति बानी वाले उस पाक फौज के जवान को संगीनों से छलनी करने वाले थे कि मैंने जीप रोक ली। पिस्तौल तान कर मैंने जीप से छलांग लगाई और गरज कर कहा, वो जंगली, तुम लोग इसको शूट नहीं करेगा। ये हमारी इंडियन फौज का कैदी है, इसे हमारे हवाले करो। मुक्ति बानी वाले खूनी आंखों से मुझे तकने लगे। मैंने एक हवाई फायर किया और एक बार फिर जोर से गरजा, ओए भाग जाओ, नहीं तो एक एक को भून डालूंगा। ये हमारा कैदी है, इसे हम शूट करेगा। मुक्ति बानी वालों ने अपने सामने इंडियन फौज के हवालदार को पिस्तौल ताने देखा तो बुड़बुड़ाते हुए दूर हट गए। पाक फौज का जवान अभी तक जमीन पर बैठा था। मैंने उसे हुक्म दिया, जीप में बैठ जाओ, तुम हमारा कैदी है, चलो डबल मार जंगली। इस फौजी के कंधे पर रैंक का कोई निशान नहीं था। फरार होने की कोशिश करते हुए उसने रैंक के फीते नोच डाले होंगे। शिकस्त के बाद फौजी ऐसा ही क्या करते हैं। मैंने उस पर पिस्तौल तान लिया, जल्दी उठो, चलो जीप में बैठो। वो खामोशी से मेरी जीप की अगली सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने एक और हवाई फायर किया, लोगों का मजमा इधर उधर हो गया। मुक्ति बानी वाले मुझे कोसते हुए वहां से चल दिए। मैंने जीप स्टार्ट की और तेजी से आगे निकल गया। मैंने पाक फौज के जवान से कहा, ओए ये तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी रेजिमेंट और रैंक क्या है? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने मुक्ति बानी वालों से तुम्हारी जान छुड़ाई है, अब तुम इंडियन फौज की कैद में हो। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो 11वीं पंजाब रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट है और उसका नाम अल्ताफ अकबर है और मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कोर्स से है। जीप गुलशन कॉलोनी में दाखिल हो चुकी थी। मेरी कोठी का गेट उसी तरह खुला हुआ था और कोठी का लान वीरान पड़ा था। जीप गैराज में खड़ी करके मैंने पिस्तौल निकाल लिया और लेफ्टिनेंट अल्ताफ अकबर से कहा, चलो अंदर चलो, खबरदार अगर भागने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा। मैं उसे टीवी लाउंज में ले आया। उसने कहा, अगर तुमने मुझे शूट ही करना था तो मुक्ति बानी वालों से क्यों बचाया था? मैं मुस्करा दिया, पिस्तौल पेटी के साथ लगा दिया और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, वो इसलिए कि मैं इंडियन सिपाही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और तुम्हारा खून होते नहीं देख सकता था। वो एक लम्हे के लिए जैसे सकते में रह गया। मैंने उसे अपने पास फर्श पर बिठा लिया और शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना डाली। ढाका आने से पहले पठानकोट में मैंने कमांडो की हैसियत से जो कारनामे कर दिखाए थे उनका जिक्र नहीं किया। उसे यही बताया कि मैं ढाके में कारोबार करता था और ये कोठी मेरी मलकियत है। मैं ऊपर छत पर गया और टैंकी से शहनाज को निकाल कर फौरन नीचे ले आया। वो बेचारी खौफ से नीम जान हो रही थी। मैंने नीचे आते आते उसे लेफ्टिनेंट अल्ताफ के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि अब हम 3 हो गए हैं, कोई न कोई फरार का रास्ता निकाल लेंगे। मैंने शहनाज को डबल रोटी और अंडे देकर कहा कि वो नाश्ता बनाए। अल्ताफ अकबर ने कहा, फौज के रूल्स के हिसाब से कैप्टन वर्मा की जीप का हमारे गैराज में ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है। कैप्टन वर्मा जब अपने रेजिमेंट में ना पहुंचा तो असूली तौर पर उसके इलाके में तलाश होगी जहां वो ड्यूटी पर था और हम इस वक्त उस इलाके में हैं। मेरे हिसाब से तो आज शाम तक मिलिट्री पुलिस के आदमी कैप्टन वर्मा की तलाश में यहाँ आ जाएंगे, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इस जीप को यहाँ से दूर ले जाकर किसी खई या तालाब में लुढ़का देना चाहिए। इस नौजवान लेफ्टिनेंट का अंदाज़ा फौजी कवानीन और जवाबित के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मैंने उसकी राय से इख्तलाफ करते हुए कहा कि ये जीप हमें यहाँ से फरार होने में मदद दे सकती है। पहली बात तो यह है कि जीप एक इंडियन कैप्टन की है, जबकि तुम हवालदार की वर्दी में हो। तुम्हारी हर जगह चेकिंग हो सकती है और किसी न किसी जगह तुम पकड़े भी जा सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैं पाक फौज की वर्दी में हूँ।
मैं बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। तीसरी ये कि एक औरत हमारे साथ होगी, इसे हम कहाँ छुपाएंगे? मेरे भाई, अगर हम इन बारीकियों पर गौर करते रहे तो यहाँ से कभी ना निकल सकेंगे। हमें जुर्रत से काम लेना होगा। मैंने कहा, यह मैदान जंग नहीं है जहाँ हम जुर्रत दिखाकर दुश्मन पर गलबा सकेंगे। हम दुश्मन के मुल्क में हैं और ढाका फाल हो चुका है। हमें जुर्रत के साथ साथ अक्ल फ़हम और चालाकी और यारी से भी काम लेना होगा। हालात का तकाजा है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस जीप से छुटकारा हासिल करें। इसके बाद मुझे भी कहीं से भारतीय वर्दी हासिल करना होगी ताकि पहले ही नज़र में पहचाना ना जा सकूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ कुर्ते पैजामे के साथ निकलता हूँ तो मुक्ति बनी वाले मुझे पकड़ लेंगे और शहनाज को कहाँ तक बचा सकोगे? मैं सोच में पड़ गया। इतने में शहनाज नाश्ता तैयार करके ले आई। हमने खामोशी से नाश्ता जहर मार किया। सदमे की वजह से शहनाज की भूख मर चुकी थी, मगर जिंदा रहने के लिए उसे मजबूर करके थोड़ा बहुत खिलाया। शहनाज पढ़ी लिखी औरत थी, फरार के इम्कानात पर वो भी किसी वक्त अपनी राय का इजहार करती। बंगाली ज़बान इन दोनों में से मैं ज़्यादा समझ लेता था और थोड़ी बहुत बोल भी लेता था, लेकिन अगर हम रवानी से भी बंगाली ज़बान बोल लेते तब भी हमारे खिलते हुए रंग और कद काठ हमें पकड़वा सकते थे। मुक्ति बानी वालों ने ऐसे ऐसे भारियों को भी कत्ल कर दिया था जिनके रंग बंगालियों जैसे थे और जो बड़ी रवानी से बंगला बोलते थे। मकामी लोग उनके लहजे से पहचान लेते कि वो बंगाली नहीं हैं। इसी उधेड़ बन में दोपहर हो गई। अचानक बाहर कुछ शोर सा सुनाई दिया। मैंने लेफ्टिनेंट अल्ताफ़ और शहनाज को किचन में जाने का इशारा किया और खुद ब्रेन गन हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में आया तो मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। एक सिख फौजी गेट के अंदर आकर गैराज में खड़ी जीप को देख रहा था। सड़क पर कुछ बंगाली लूटा हुआ माल उठाए लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ लहराते शोर मचाते गुजर रहे थे। मेरे बूटों की आवाज़ सुनकर सिख मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने देखा कि उसके कंधे पर 2 फीते और एक क्राउन बना हुआ था। वो सूबेदार मेजर था और उसका रैंक मुझसे बड़ा था। मैंने ज़ोरदार सैल्यूट मारा। सिख फौजी के कंधे पर ब्रेन गन लटक रही थी। उसने जीप की तरफ इशारा करके कहा, ओए जवान, ये जीप यहाँ रखकर तुम अंदर क्या कर रहे हो? एक सेकंड के अंदर अंदर मुझे सिख फौजी के साथ जो सलूक करना था वो मैंने सोच लिया और एक बार फिर सैल्यूट मार कर कहा, सर, अंदर बहुत माल है, विलायती शराब और 2 औरतें भी हैं। उन्हें कहाँ रखना है? सर, ऑर्डर करें। क्या उन औरतों को कैद कर लें या शूट कर दें? मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा। विलायती शराब और औरतों के बारे में सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और वो बोला, चलो हमें दिखाओ। मैं यही तो चाहता था। फौरन दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया। वो लंबे डग भरता अंदर कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसके पीछे पीछे था। मैं उसे ब्रेन गन का ब्रस्ट नहीं मारना चाहता था। इस तरह उसकी वर्दी खून आलूद और नकारा हो जाती है, जबकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। यहाँ मुझे ख़ास किस्म के कमांडो एक्शन से काम लेना था कि जिससे एक सेकंड में दुश्मन की गर्दन का मनका तोड़ दिया जाता है। कमांडो ट्रेनिंग के उस्ताद कहा करते थे कि इस एक्शन को अगर पूरी टाइमिंग और महारत से किया जाए तो खुद दुश्मन को भी खबर नहीं होती कि उसकी गर्दन का मनका टूट गया है और वह मर चुका है। मैं इंडियन हवालदार की वर्दी में था। सिख सूबेदार मेजर को एक लम्हे के लिए भी शक न हुआ। गैराज में इंडियन फौज की जीप खड़ी थी। वो इत्मीनान से टीवी लाउंज में आकर बोला, कहाँ है माल जवान? मैं उसके करीब पहुंच गया। सारे दूसरे कमरे में है। वो मेरे बेडरूम की तरफ बढ़ा जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मुझे उस दरवाजे की दहलीज पर कमांडो एक्शन करना था। यह दहलीज उस सिख फौजी की ज़िंदगी का आखिरी मकाम था और दहलीज पर मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने आप को एक ख़ास पोजीशन में कर लिया। मेरी रग रग में बिजलियाँ सी कूद रही थीं। सिख फौजी ने दहलीज की तरफ कदम बढ़ाया। उसे दूसरा कदम रखने की मोहलत न मिल सकी। मैं किसी ताकतवर चीते जैसी तेज़ी से उछला और दूसरे ही लम्हे सिख फौजी की गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में एक तरफ लुढ़की हुई थी। उसकी गर्दन का मनका टूट चुका था। उसके बाजू झूल गए। मैंने उसे छोड़ दिया। वो धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। किचन से शहनाज और अल्ताफ़ अकबर भी आ गए। शहनाज सरासीमा थी। वो कत्ल पर कत्ल देख रही थी। लेफ्टिनेंट अल्ताफ़ ने तेज़ी से आगे बढ़कर सिख फौजी की लाश सीधी की और मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने कमांडो ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की है? क्या तुम फौज में रह चुके हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं। ये 2 पेज तो मेरे को उस्ताद ने सिखाए थे। अब तुम जल्दी से इसकी वर्दी उतार कर पहन लो। ये कहकर मैं और शहनाज किचन में चले गए। शहनाज बेचारी थर थर काँप रही थी। वो घुटी घुटी सी आवाज़ में कहने लगी, ये मुल्क बहुत बड़ा है, हम कहाँ तक भाग सकेंगे? ये मुल्क आज अगर बांग्लादेश बन गया है तो कल मशरकी पाकिस्तान भी था।
यहाँ हमारे दुश्मन हैं तो कहीं न कहीं हमारे हमदर्द भी होंगे, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। लेफ्टिनेंट किचन में आ गया। वो सूबेदार मेजर की वर्दी में था और ब्रेन गन उसके कंधे पर लटक रही थी। वो उसकी जेब से निकली हुई पासबुक और दूसरे कागजात पढ़ रहा था। इस सूबेदार मेजर का नाम बारा सिंह था और वो जाट रेजिमेंट का जवान था। उसकी पासबुक हमें उसकी लाश के साथ ही गायब कर देनी होगी। सिख फौजी की जेब से कुछ भारतीय करेंसी निकली। एक गोरखमुखी में लिखा हुआ खत भी था, जिस पर लुधियाना के किसी गांव का पता लिखा हुआ था। लुधियाना अंग्रेजी में लिखा था, बाकी सारा पता गोरखमुखी में था। हमने सिख फौजी की लाश, उसका खत, उसकी पासबुक और अल्ताफ अकबर की वर्दी को भी तख्ता उठाकर बेडरूम के उस तहखाने में फेंक दिया, जहाँ पहले से 3 लाशें अब बू देने लगी थीं। पासबुक को इसलिए लाश के साथ तहखाने में फेंक दिया कि उस पर सिख सूबेदार मेजर की तस्वीर लगी थी। हमारा प्रोग्राम यह बना कि शाम का अंधेरा होते ही जीप लेकर निकल पड़े और शुमार की तरफ किसी मकाम से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में दाखिल होने की कोशिश की जाए। यह प्रोग्राम बनाना बड़ा आसान था, लेकिन हमें मालूम था कि इस जानलेवा सफ़र पर कदम कदम पर मौत मुंह फाड़े खड़ी थी। अब सबसे बड़ा मसला शहनाज का था। उसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते थे। हम हरगिज़ ये गवारा नहीं कर सकते थे कि एक शरीफ पाकिस्तानी खतून को मुक्ति बनी वाले अगवा करके ले जाएं। काफ़ी सोचो विचार के बाद आखिर हमने आपस में यही तय किया कि शहनाज को मर्दाना लिबास पहनाकर सिविलियन बंगाली नौकर के भेष में साथ रख लिया जाए। मैंने उस वक्त जीप निकाली और शहर के एक पुराने बाजार में आ गया, जहाँ सेकंड हैंड कपड़े वगैरह मिलते थे। बंगाली इंडियन जीप देखकर इकट्ठे हो गए थे और जय बंगला के नारे लगाने लगे। मैंने दुकानदार से कुर्ता, खुला पैजामा और रबर के पुराने 3-4 बूट खरीदे कि कोई तो शहनाज के पूरा आ जाएगा। मैंने दुकानदार को अपने रेजिमेंट हेडक्वार्टर का झूठ मूठ एड्रेस लिख कर दे दिया कि बिल वहां भेज दे। वो भला कैसे इनकार कर सकता था। वापसी पर मैंने एक सड़क पर वो ट्रक जाते देखे, जिनमें पाक फौज के जवान जंगी कैदियों की हैसियत से खामोश बैठे थे और लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकता था।